नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कांग्रेस विधायकों के साथ हाथ में गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये गुल्लक प्रदेश सरकार की खाली तिजोरी का प्रतीक है। सिंगार ने आरोप लगाया कि राज्य पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी का कहना है कि विकास के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री के बताए 4 स्तंभों पर आधारित है। उनके अनुसार बजट में किसान, युवा, वरिष्ठ नागरिक और गरीब वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। जो पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था। जब हमने जीरो बजट का शुरू किया था तो उस समय इसका लाभ काफी मिला, क्योंकि पहले विभागों से पूछ लिया जाता था और विभाग भी अपनी डिमांड बताते थे कि भाई हमको इतना बजट चाहिए। तो हमने ये तय किया कि भाई जितना जितना आवंटित आपको, जितना राशि आपको दी गई थी, जितना प्रावधान आपको किया था, आवंटित की गई थी, खर्चा कितना किया, अगर नहीं हो पाया और काम नहीं है तो बजट उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने रोलिंग बजट के हिसाब से ये प्रयोग किया है। तो 26, 27, 27, 28, 28, 29 हमने 3 साल आगे तक का हमने रोड मैप की। आने वाले वर्षों में कैसा मध्य प्रदेश में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से काम होना है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट प्रस्तुत किया है। इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन में इसका सहयोग मिलेगा। ये गुल्लक नहीं है, सरकार की तिजोरी है जो खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। ये तिजोरी खाली है। 5 लाख करोड़ का कर्ज है। जनता किस्त भर रही और सरकार कर्ज ले रही है। हमारा कहना है कि सरकार खेती के आत्मनिर्भर बने, हम प्रदेश को बना रहे। युवा बेरोजगार है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 का अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। करीब 4,38,000 करोड़ रुपए के इस बजट में किसानों के लिए राहत, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। लेकिन आखिर इंदौर की जनता इस बजट को किस नजर से देख रही है? क्या लोगों को इस बजट से राहत की उम्मीद है या फिर ये सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगा? देश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने कार्यकाल का छठा बजट आज पेश किया। करीब 4,38,000 करोड़ से अधिक के इस बजट में किसान, लाडली बहना, बच्चे सहित पूंजीपतियों को साधने की कोशिश की गई है। यानी कि हर वर्ग को साधने की पूरी तरह से इस बजट में कोशिश हुई है। इस बजट को लेकर इंदौर की जनता क्या कहती है, आइए उनसे बात करते हैं। जी हाँ सर, आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक बजट पेश किया है। 4,65,000 करोड़ का ये बजट है। आने वाले दिनों के अंदर जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफी लाभदायक होगा। साथ ही जो हमारी लाडली बहना है उनके लिए भी ये बजट में काफी जो है बजट महंगा बनाया गया है। लेकिन मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो बजट के अंदर जो फ्री का पैसा जो बांटने के लिए जो सरकार बजट लेके आई है, इसमें जो फ्री का पैसा ना बांटते हुए कोई सरकारी योजना के तहत या सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर कोई सेवा लेके आए, मुफ्त इलाज की योजना लेके आए, उनके लिए कोई बजट बनाए। ये कहना है कि बजट तो हर साल बनता है और अभी जो जगदीश देवड़ा जी ने बजट पेश किया है तो उसमें 4 करोड़ से अधिक का बजट उन्होंने पेश करा है। तो बजट पेश होना ठीक है, अच्छी बात है, पर धरातल पे आना ये एक अहम बात है। धरातल पे उतरना भी चाहिए। जैसे लाडली बहना है, बच्चे हैं, शिक्षक, इनको ठीक है, अपना इनसे कोई विरोध नहीं है कि इनको लाडली बहनाओं को पैसे क्यों दे रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे महंगाई पे, जैसे दूध पानी है, इनका पर थोड़ा सा महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार ट्राई कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो। सो बजट इज ऑलवेज शुड बी पब्लिक फ्रेंडली और पर्टिकुलरली हेल्थ फ्रेंडली होना चाहिए।
क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल ही अच्छा सोसाइटी और समाज और राष्ट्र को बना सकते हैं। सो बजट में इतना ही कहना चाहूँगी कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाए। थैंक यू सो मच। बजट अच्छा है, बहुत विचार करके बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और कुछ विचार करने वाली बात है इसमें। देखिए, अभी वर्तमान में जो हमारे जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4,65,000 करोड़ का जो बजट जो पारित किया है, लेकिन मेरा माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, उनसे मेरा निवेदन है कि बजट तो हमने कहीं देखे और अभी ये आज का भी जो हमने बजट देखा है, लेकिन आपके बजट जब भी सिद्ध होंगे जब आप जो भी योजना है वो धरातल पर लाएंगे, क्योंकि बजट बनते हैं, पैसा आता है और पैसा पता नहीं कहाँ चले जाता है, लेकिन धरातल पर पैसा दिखता नहीं है। तो केंद्र के 53 लाख करोड़ के बजट के बाद आज प्रदेश का 4,38,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। इसको लेकर जनता से हमने राय जानी। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सिख समाज के बच्चों के साथ कथित अभद्रता और पगड़ी उतारने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया। समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 14 फरवरी को गली में खेल रहे बच्चों से एक व्यक्ति और उसके बेटों ने अभद्र व्यवहार किया और बच्चों की पगड़ी उतार दी। बाद में समाज के वरिष्ठ लोगों को फोन पर धमकाने का भी आरोप है। घटना के विरोध में सिख समाज ने तेजाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार कार्रवाई होगी। सर, ये घटनाक्रम 14 फरवरी को रात को जो घटनाक्रम हुआ, बच्चों के ऊपर सिगरेट पीकर उनके ऊपर धुआं फेंक रहे थे। बच्चों ने विरोध जताया कि भाई हम सिख समाज से हैं और हमारे को ये सिगरेट का धुआं हमारे को उचित नहीं है, हम मत करो। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ही धुआं उड़ता रहेगा और हम नेता के बेटे हैं और जो चाहे वो करो, और उनको ऊपर उन्होंने विरोध किया तो उसके ऊपर उनको चाटों से मारा। पहले पगड़ी खोली उनकी और जूड़ा खोलने के बाद में उनके ऊपर लेफ्ट और डंडे और राड़ों से हमला किया। विवाद करने का मुख्य कारण सर कुछ भी नहीं था, आपस में सब ये वहीं पे खड़े हुए थे और इनके बच्चों के ऊपर उन्होंने, जो बच्चे थे वहाँ पे घटनाक्रम पे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास में ही है और उसमें धुआं भी उड़ा रहा है और उनको मार कुटाई भी बहुत तरीका से की। एक्चुअल 14 तारीख को मेरा बेटा कोचिंग से आती वक्त किसी 2 बंदों ने रोक के और उसके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए, पगड़ियों का उल्लंघन, पगड़ियां उतारते हुए, लोहे की राड लेके उनको मारा गया। मेरे बेटे के साथ 2 और उसके फ्रेंड थे, उनको भी बड़ा बुरे तरीके से उन्होंने मारा है और बार बार यही बोला है कि हम नेता के बच्चे, यही बोलते हुए राडों से मारा गया है। उसके बाद पूरा उन्होंने धमकियां दी है मारने की। थाना तेजाजी नगर में एक घटना हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह जो रहने वाले तेजाजी नगर क्षेत्र के, उनके लड़के और जो पूर्ण गांधी, उनका लड़का, दोनों के आपस में 14 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें कि जो भूपेंद्र सिंह है, उनके जो लड़के की पगड़ी खुल गई थी, गिरी नहीं थी, तो उस पर से फिर इनके द्वारा 16 तारीख को गुरुद्वारे में राजीनामा भी हो गया था। फिर उसके बाद 17 तारीख को फोन पर गाली गलौज हुआ और उस बात को लेकर के फिर इनके द्वारा 14 तारीख की घटना पर लेकर एक रिपोर्ट लिखाई गई, जिस पर भूपेंद्र सिंह की खरूजा की रिपोर्ट पर से 295 का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में अब नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 24 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुविधा कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई है, जिससे हितग्राहियों को त्वरित लाभ मिल सके। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में जन्म पंजीयन के लिए पृथक काउंटर शुरू किया गया है। इस काउंटर के माध्यम से नवजात शिशु का जन्म पंजीयन कर जन्म के 24 घंटे के अंदर ही जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर हितग्राही को प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे प्रसूताओं को उनकी शिशु का जन्म प्रमाण पत्र शीघ्र मिल सके। इंदौर में एरोड्रम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीलाइट कंपनी के नकली फेविक्विक के 15,000 पाउच जब्त किए हैं। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर में पीडीलाइट कंपनी की लिखित शिकायत पर एरोड्रम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली फेविक्विक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंपनी अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद उनके उत्पाद फेविक्विक का नकली निर्माण और बिक्री की जा रही
शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने कंपनी अधिकारियों के साथ कार्रवाई करते हुए सुखदेव विहार मैन रोड पर एक एक्टिवा सवार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से करीब 15,000 नकली फेविक्विक पाउच बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 75,000 रुपए बताई जा रही है। थाना एरोड्रम में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि जो कि पिडिलाइट कंपनी के जो मैनेजर है उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि पिडिलाइट कंपनी के जो फेविक्विक है वो नकली बनाए जा रहे हैं। तो इस पर से थाना एरोड्रम में एफआईआर रजिस्टर की जाकर और उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था और एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया है, जिसका नाम पीयूष बताया और नीले रंग की एक्टिवा थी। उसके कब्जे से 15,000 पाउच मिले हैं फेविक्विक के, उनकी कीमत लगभग 75,000 रुपए से अधिक है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया कि दिल्ली से ये माल लेकर आता है और जो सप्लाई करनी होती है, जब कोई ऑर्डर मिलता है तभी वो दिल्ली से मंगाता है। फिलहाल इसको आरोपी को पूछताछ की जा रही है और दिल्ली में जो लिंक है उस पर भी कार्रवाई। पुलिस पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश द्वारा पेंशनर्स की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने ज्ञापन में 1 जुलाई 2025 से देय 3% महंगाई राहत तत्काल लागू करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महंगाई राहत का लाभ शीघ्र दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही पुलिस पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की भी मांग उठाई गई है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। संघ ने शासन से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर जल्द आदेश जारी करने की अपील की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव को भी प्रेषित की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम जो ज्ञापन दिया गया है, उनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के उचित कार्रवाई के लिए जो है माननीय की ओर सादर। हम लोगों को 3% महंगाई नहीं दी गई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दे दी गई है। 8 महीने से पेंडिंग है और स्वास्थ्य बीमा के लिए इन मांगों को लेके आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे, मुख्य सचिव को भेजेंगे और सभी लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए धन्यवाद। दिलीप सकलेचा के नवनियुक्त भाजपा जिला संगठन प्रभारी के रूप में प्रथम आगमन पर जिला भाजपा कार्यालय मंसूर में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार नियुक्त संगठन प्रभारी का स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों द्वारा किया गया। बैठक के प्रारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात परिचयात्मक बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। अपने संबोधन में दिलीप सकलेचा ने कहा कि मंदसौर जिला जनसंघ काल से संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सहित पूर्व नेताओं के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे जिले के प्रभारी दिलीप जी सकलेचा आगर के संगठन उनका पहला प्रवास हुआ है, तो ये आज की जो बैठक सबकी परिचयात्मक बैठक और संगठन के नवाचार, नए काम और जो हमारे काम चल रहे हैं संगठन के, उनकी समीक्षा करना। तो अब ये लगातार आज पहला प्रवास था, आज तो स्वागत उसमें हो रहा है और आगे से अभी हमारे प्रशिक्षण आ रहे हैं पार्टी के, वो मंडल स्तर पर होंगे, मोर्चे स्तर पर होंगे, जनप्रति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये संगठन की कामकाज की एक व्यावहारिक परंपरा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई जिले के प्रभारी बनते हैं, उसी अनुरूप मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिले के सारे कार्यकर्ताओं के साथ, माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, सबके साथ मिलकर संगठन के कामों को हम ठीक प्रकार से नीचे तक गतिविधियां ठीक करें और सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के, नरेंद्र मोदी जी की, हमारी केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं को हम जनता तक कैसे सहभागी उसमें बन सके, इसका कामकाज हमको मिलकर एक साथ करना है। इसी के लिए यह सब अच्छी
16 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर के संज्ञान में शहर के एसटी थॉमस स्कूल में छात्रों से एब्सेंट फीस के नाम पर प्रति छात्र 2000 की अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया। परिषद को प्राप्त शिकायतों के अनुसार विद्यालय के कुछ शिक्षकगण एवं रिसेप्शन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उक्त राशि विद्यार्थियों से व्यक्तिगत खाते में जमा करवाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय प्रबंधन से चर्चा की। चर्चा के दौरान विद्यालय प्रशासन ने अपनी त्रुटि स्वीकार की। परिषद के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों एवं उनके परिवारजनों से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की और संबंधित सभी विद्यार्थियों को 2-2 हजार की राशि वापस लौटाई। परिषद ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो परिषद व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी। सेंट थॉमस जो मंदसौर का सबसे उच्च स्कूल में माना जाता है, जहाँ पे जब 10th और 12th सीबीएसई के निमित्त जो एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, इसके निमित्त एक एडमिशन सेल पे मैम बैठी हुई है और वो मैम कह रही है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है। कुछ ही विद्यार्थियों को जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस बिल्कुल नहीं है, उनको ऐसे कहा जाता है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है और आपको सीबीएसई की गाइडलाइन है जिसमें आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आप 2000 रुपये दोगे तो ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे और उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके पेरेंट्स जब आते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आपको 2000 रुपये दोगे तभी मिलेंगे। उमरिया जिले के करकेली जनपद अंतर्गत कलदा गांव में स्थित शासकीय हाई स्कूल का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लगातार 2 दिनों से लगातार स्कूल की छात्राएं अजीबोगरीब व्यवहार करते हुए नजर आई। यहां छात्राएं बाल खोलकर तेज आवाजों के साथ चिल्लाकर झूमते हुए नजर आई। वही मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और स्कूल में पहुंचकर बच्चों को प्राथमिक लाभ दिया गया। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से पाली स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस मामले को लोगों ने अंधविश्वास से भी जोड़ा था, लेकिन ये पूर्णतः गलत साबित हुआ। रुकमाड़ी कल स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल से हालत हो रही है। कैसा कर हम देखा नहीं है, अभी तो आए शांत हो गए। हाँ, इसकी जानकारी शाम को मिली। आज हम मेरे अमला के साथ, मेरे विभाग के कर्मचारियों के साथ यहाँ उपस्थित हुई और बच्चियों को देखा और शिक्षक स्टाफ से चर्चा किया और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी आ चुका है और वो इलाजरत है। बच्चे के ट्रीटमेंट हो रहा है और जैसे इनमें जो भी कमियां होंगी स्वास्थ्य विभाग निर्देशित करेगा और जिसको इलाज की दवाइयों की जरूरत होगी स्वास्थ्य विभाग इसको देखभाल करेगा। अभी फिलहाल सभी बच्चियाँ ठीक है। आज के भागदौड़ बड़े दौर में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव से जूझ रहा है, वही कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव और आपसी टकराव की स्थिति भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे समय में आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उषा योजना के अंतर्गत आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। पीएम उषा के तहत विश्वविद्यालय परिसर में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के लगभग 60 प्रोफेसर एवं अकादमिक स्टाफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेट हैंडलिंग एवं टीम बिल्डिंग जैसे अहम विषयों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन CRISP भोपाल के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से तनाव प्रबंधन, प्रभावी संवाद, नेतृत्व क्षमता एवं इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। पीएम उषा सॉफ्ट कंपोनेंट के अंदर ये हम 2 विधाओं में प्रोग्राम कर रहे हैं। पहला हमारा स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टूडेंट के प्लेसमेंट और उनसे रिज्यूम बिल्डिंग पे काम करेंगे। दूसरा हमारा प्रोग्राम जो है वो फैकल्टी के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम फैकल्टी को डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे उनको लीडरशिप क्वालिटी है या उनको कैसे आगे आने वाले टाइम में अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करना है। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर एनालिसिस का प्रोग्राम है। सर, ये प्रोग्राम पीएम उषा स्कीम के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया गया है और पीएम उषा में 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो भारत सरकार हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए खर्च कर रही है। तो जो हार्ड कंपोनेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कॉलेजेस के इम्प्रूव करने होते हैं, बट ये जो प्रोग्राम है ये सॉफ्ट कंपोनेंट के तहत हो रहा है। सॉफ्ट कंपोनेंट में हम हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ के फैकल्टीज के स्किल्स, वहाँ के बच्चों की स्किल्स और उनके कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करता है। सो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर है।
नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की मौजूदगी में सऊदी अरब हज यात्रा को जाने वाले 82 हज यात्रियों के दस्तावेजों का परीक्षण, वैक्सीनेशन एवं बीमारियों की जांच के लिए परीक्षण का आयोजन किया गया। हज यात्रा को जाने वाले हज यात्रियों के पहले रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेजों की जांच की गई, फिर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें कोविड की वैक्सीन भी लगाई गई है ताकि हज यात्रा के दौरान वह संक्रमण से बच सके। हज यात्रा को जाने वाले हज यात्रियों ने भी केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हमें सरकार द्वारा हज यात्रा के लिए विभिन्न सहूलियत दी जा रही है ताकि हम अपनी धार्मिक यात्रा को सुगमता से पूर्ण कर सकें। जैसे कि हर साल की तरह इस साल हमारे नरसिंहपुर जिला से 42 हज करने के लिए इधर से हमारे नरसिंहपुर जिला से हाजी लोग हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। इनके गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे सरकार माध्यम के द्वारा इनका वैक्सीनेशन, जो भी कोविड है, टीका लगवाना है, इनका स्वास्थ्य चेक करवाना है, इनको वैक्सीन लगवाना है, उसके लिए हज कमेटी के मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने मेरे को इधर नरसिंहपुर जिला का हज अध्यक्ष बनाया। इनकी सेवाओं के लिए मैं संपूर्ण मेहनत करता हूँ। ये साहब हमारे धार्मिक धर्मानुसार हज यात्रा जाने के लिए हमारी भारत सरकार हुकूमत अनुमति देती है। सऊदी अरब गवर्नमेंट अपनी अनुमति देती, तब कहीं हज जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा बनवाकर साल में एक बार बकरी ईद के टाइम ही हज होता है। तो उसमें हमारे हिंदुस्तान से जितने हाजी चुने जाते हैं वो इस अवसर पर हज यात्रा करने जाते हैं। किसान हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि अच्छी फसल आएगी और वह लिया गया कर्ज चुकता कर देगा, लेकिन उम्मीदों में कई बार किसान दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम रामपुरी के किसान बाबू का है, जिसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन और किसानों के लिए ट्रैक्टर लोन ले रखा था। कुछ समय बैंक की किस्त बढ़ते ही, लेकिन उसके बाद माली हालत खराब होने से किसान किस्त भी समय पर दे नहीं पा रहे थे। वही किसान ने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त करने का कदम उठा लिया। खंडवा जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जी सर, मेरा नाम देव सिंह है। मेरा पापा ने जहर पी ली, लोन चल रहा था उस पे 10 लाख का, और ट्रैक्टर लोन भी था। ट्रैक्टर खींच गया, फिर दारू पी के आया, फिर जहर पी ली इसने। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामपुरी रैयत का हूँ। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पिपलोद थाने का। पिपलोद थाना क्षेत्र। जी। आपके पिताजी जिनका दुखद निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? बाबूलाल। पिताजी का नाम? कालू। उम्र कितनी थी? 50। तो ये क्या खेती करते थे? जी, खेती करते। अच्छा। ओंकारेश्वर में प्रसादम योजना के अंतर्गत बनाए गए रैंप पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में बने रैंप पर भारी भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन वहां आपातकालीन निकास द्वार की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे भगदड़ या अन्य दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ज्ञापन में शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया है। कांग्रेस ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, ऐसे में पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। आने वाले समय में बड़े धार्मिक आयोजनों को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था को चिंताजनक बताया गया है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। त्योहारों में रैंप पर अधिक भीड़ रहती है और इमरजेंसी गेट की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि इंजीनियरों से चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। हमने अभी कलेक्टर साहब के पास गए थे। हमने ओंकारेश्वर में जो रैंप बना हुआ है, वो रैंप में भी भविष्य में जान माल का खतरे की संभावना है। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि भविष्य में जिस तरह से ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उसमें अगर वो रैंप जो है सुरक्षित नहीं है, उसमें वैकल्पिक द्वार नहीं, इमरजेंसी द्वार नहीं है, शौचालय नहीं है, भगदड़ अगर मची तो वहां निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको आप देखिए, आगे अगर जान माल का खतरे से बचना है तो हमको जो है पहले से उसमें सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ओंकार जी में आज जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा इस बात को लेकर शिकायत की गई है कि जो रैंप है हमारा, जो कि हम देखते हैं त्योहारों पर पूरा भरा रहता है, उस पर कोई इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। हालांकि कुछ हॉल्स अवश्य पिछले माह खोले गए हैं, जिसमें यदि अधिक भीड़ आती है, व्यक्ति को कुछ सुविधा चाहिए तो टॉयलेट्स का वहां पर यूज कर सकते हैं, वहां पर पीने के पानी की सुविधा भी है। बट हाँ,
ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई इमरजेंसी एग्जिट्स भी वहां पर होनी चाहिए, तो इस बात पे संज्ञान लिया जाएगा और हम क्या वहां पर स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं, इसको लेकर इंजीनियर्स को प्रस्ताव भेजेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोटा अनाज सदियों से भारतीय खान पान का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन बदलती जीवन शैली और दिखावे की प्रवृत्ति के कारण लोग इससे दूर होते गए। इसका परिणाम ये हुआ कि अनेक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स को श्री अन्न का दर्जा देकर इसके महत्व को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। अब समय आ गया है कि लोग अपनी दैनिक थाली में बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का जैसे मोटे अनाज को नियमित रूप से शामिल करें। ये पहल आहार से उपचार की अवधारणा को साकार करने में सहायक होगी। मेघवाल बुधवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित ईट राइट मिलेट्स मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। देखिए, मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसलिए मिलेट को प्रमोशन देने के लिए जगह जगह हम एग्जीबिशन भी लगाते हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसका नया नाम दिया श्री अन्न। तो श्री अन्न को प्रमोट करना चाहिए। कुछ स्टार्टअप भी मैंने यहाँ देखे, नए नए आविष्कार भी कर रहे हैं, कई चीजें बनाई है, बेकरी से लेकर के, दूध से लेकर के, लड्डू से लेकर के। और अच्छी बात है कि जनता का रुझान भी ठीक है, मार्केटिंग भी ठीक हो रही है। तो मुझे लगता है कि मिलेट का अब उपयोग भी बढ़ेगा, इनका प्रमोशन भी होगा। जो इसको कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसा एक युवक ने पुलिसकर्मी की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने ये कदम उठाने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कांस्टेबल पर उसे परेशान करने के आरोप लगाए। बताया गया कि युवक ने ये वीडियो संबंधित पुलिसकर्मी को भी भेजा। फिलहाल उसका इलाज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। संबंधित कांस्टेबल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। वायरल वीडियो में युवक कांस्टेबल से संबोधित होते हुए कहता दिखाई दे रहा है कि उसे इतना परेशान किया गया कि वह जिंदगी से तंग आ गया और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर रहा है। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार संबंधित पुलिसकर्मी को बताया है। युवक का आरोप है कि कांस्टेबल उसकी बाइक ले गया और इससे पहले उसकी गाड़ी का कांच भी तोड़ चुका है। उसने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उससे 50,000 रुपए की मांग की जा रही है। वीडियो में वह कांस्टेबल का नाम नरेंद्र लेता नजर आता है। छोड़ दिया, मैं कोई गलत काम कर, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।